एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ टीचिंग गोल्स। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने एचटेट का एक प्रीवियस ईयर पेपर लाई हूँ और ये पीआरटी का पेपर है। ठीक है, आप इस पेपर को देख करके अंदाज़ा लगा लो कि भाई कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कितना आपने पढ़ने की ज़रूरत है। टीजीटी और पीजीटी के भी लेकर के आऊँगी आगामी वीडियोज़ में, तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लें। तो आज हम पीआरटी के बारे में पढ़ेंगे। ये एक प्रीवियस ईयर का पेपर है जिसमें आपको मैं साइकोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट स्टेटेड बाय हूम। जो सीखना है विकास की एक प्रक्रिया है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। अब ऐसे क्वेश्चंस ना बहुत बार आते हैं कि ये किसके द्वारा कहा गया। बुक्स के बारे में पूछ लें कि बुक्स किसने लिखी थी। तो ये जो कथन है वो किसने दिया था, ये दिया था वुडवर्थ ने। ठीक है, इनका पूरा नाम है रॉबर्ट एस वुडवर्थ और ये कौन थे, ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, तो लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट किसने दिया था, ये वुडवर्थ ने दिया था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एट व्हाट एज जेंडर आइडेंटिटी इज एस्टेब्लिश्ड इन चिल्ड्रन। भाई किस एज में जो लिंग पहचान है वो बच्चों में स्थापित होती है। तो ये स्थापित होती है आपकी 2 वर्ष से। जब बच्चा 2 साल का हो जाता है तो उसमें लिंग पहचान जो है स्थापित हो जाती है। थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे। असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस डन बाय स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंटली एट द एंड ऑफ द यूनिट यूजिंग क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट एंड एम्प्लॉइंग मल्टीपल टेक्निक्स। जो असेसमेंट है, अब देखो परफॉर्मेंस जो होता है बच्चे का वो चेक करना एंड में। ठीक है, किसके द्वारा, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट और जो इवैल्यूएशन है मूल्यांकन की मल्टीपल टेक्निक्स के द्वारा। ये जो है मूल्य किस प्रकार का ये मूल्यांकन कहलाता है, यानी कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे सीख रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस एंड में लेना किस तरह का मूल्यांकन है। तो ये आपका मूल्यांकन कहलाता है पीरियोडिसिटी ऑफ इवैल्यूएशन, यानी कि नित्यकालिक मूल्यांकन। ठीक है, पीरियोडिसिटी ऑफ इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जो बच्चे सीख रहे हैं, उनका टाइम टू टाइम इवैल्यूएशन हो, टाइम टू टाइम जो है असेसमेंट हो, ताकि टीचर को ये पता चल जाए कि बच्चे जो है कहाँ पे लैग कर रहे हैं और किस टीचिंग लर्निंग मेथड का टीचर यूज़ करके बच्चों को उस जो डिफ़िकल्टी में बच्चे उससे पार पा सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, पीरियोडिसिटी ऑफ इवैल्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। द एजुकेशनल साइकोलॉजी is that branch of psychology which deals with teaching and learning. This statement is given by। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। यह कथन दिया गया था। तो ये दिया गया था किसके द्वारा, ये दिया गया था स्किनर के द्वारा। ठीक है, स्किनर कौन थे, ये भी एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने क्या दिया था, जिन्होंने बिहेवियरिज्म की थ्योरी दी थी। ठीक है, आप लोगों को ये सब पढ़ के जाना है। बिहेवियरिज्म की थ्योरी दी थी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी भी इन्होंने ही दी थी। ठीक है, अगर बात करूं कि बिहेवियरिज्म वर्ड किसने दिया था, तो जो बिहेवियरिज्म वर्ड था वो दिया था वॉटसन ने। ये कुछ चीज़ें हैं जो साइकोलॉजी में आपको पता होनी चाहिए। बिहेवियरिज्म थ्योरी दी थी स्किनर ने, जबकि जो बिहेवियरिज्म वर्ड था वो किसने दिया था, वॉटसन ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Below are given the pairs of theories of learning and their exponents indicate which pair is not correctly matched। कुछ थ्योरीज है और किन्होंने ये थ्योरी दी थी वो हमें इधर प्रोवाइड किया गया। हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा जो है करेक्टली मैच्ड नहीं है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट है कंडीशनिंग रेस्पॉन्स। ये जो है कंडीशनिंग रेस्पॉन्स, ये वाला ही ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसको क्लासिकल कंडीशनिंग भी बोलते हैं। और ये जो थ्योरी दी थी वो किसने दी थी, वो पेवलोव ने दी थी। ठीक है, किसने दी थी, पेवलोव ने दी थी। और पेवलन एक रशियन जो थे साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, उसके बाद अगर बात करूं कि इनसाइड थ्योरी आपकी कोलर ने ही दी थी, ये बिल्कुल सही है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी आपकी थॉर्नडाइक ने ही दी थी, ये भी बिल्कुल सही है। और रीइंफोर्समेंट थ्योरी आपकी किसने दी थी, ये हल और स्किनर ने दी थी, ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो आपका जो ये गलत जो इन्होंने दिया हुआ है वो कौन सा, ऑप्शन नंबर 1 क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है, ये आपकी वोल्फ और रीड ने नहीं दी थी। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो क्या हो जाता है, इसमें सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अ स्टूडेंट गोट 47 मार्क्स आउट ऑफ 100 इन ए सब्जेक्ट अंडर स्कोलास्टिक एरिया। दिस स्कोर विल कन्वर्ट इन विच ग्रेड अंडर सीसीई स्कीम। एक बच्चे ने जो है 47 मार्क्स लाए हैं, किस में से, 100 में से। तो वो किस कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें वो किस ग्रेड के अंदर आता है। तो देखो जब आप सीसीई पढ़ेंगे ना तो बहुत सारे ग्रेड आपको देखने को मिलेंगे। 91 से 100 के बीच है तो आप क्या A1 में आएंगे। 81 से 90 के बीच में है तो आप A2 में आ जाएंगे। 71 से
और 80 के बीच में है तो B1 में आ जाएंगे। ऐसे ही आप 61 से 70 जाएंगे तो आप B2 में आ जाएंगे, और 51 से 60 जाएंगे तो आप C1 में आ जाएंगे, और जब आप 41 से 50 पे जाएंगे तो आप C2 ग्रेड के अंदर आएंगे। ठीक है, तो ये मार्क्स कितने 47 है ना, तो आप किस में आ जाएंगे, C2 ग्रेड में आ जाएंगे। ठीक है, जब आप CCA पढ़ेंगे तो आप उनमें ये सब सारी चीज़ें क्या करेंगे, पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7th है, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट अपीयर सेंट्रल टू लर्निंग। वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से कौन सी जो संकल्पना वो सीखने के लिए केंद्रीय होती है। अब आप सभी को पता, अगर आपने साइकोलॉजी थोड़ी बहुत भी पढ़ी है, तो वाइगोत्स्की ने किसके बारे में बात करी है, वाइगोत्स्की ने कल्चर और लैंग्वेज के बारे में ही बात करी है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है। अडप्शन, असिमिलेशन, ये किसने, जीन पियाजे ने इनके बारे में बात करी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या आ जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। 8th क्वेश्चन को अगर देखेंगे, एट द एज ऑफ 3 हाउ मेनी वर्ड्स लर्न बाय अ चाइल्ड। भाई एक जब बच्चा 3 साल का होता है तो वो कितने शब्द सीख लेता है। देखो 3 साल का बच्चा बहुत अच्छे फ्रीक्वेंटली बोलने लग जाता है, तो जो ऑप्शन नंबर 4 है अप्रोक्स 1000, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 साल का बच्चा जो है, जनरली बच्चे जो होते हैं डिफर भी करते हैं, कुछ कुछ बच्चे जो है कम भी बोलते हैं, लेकिन अगर नॉर्मली अगर बात करूँ तो 3 साल का बच्चा जो है वो आराम से अच्छा फ्लुएंटली बोलना शुरू कर जाता है। क्वेश्चन है आपका, डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विद। अब देखो ये जो है बीमारी से रिलेटेड है, तो इनको आपने अच्छे से पढ़ के जाना है। एक डिसलेक्सिया है, एक डिसग्राफिया ही भी है, ठीक है, डिसकैल्कुलिया है, मैथ से रिलेटेड है, तो ये सभी आपने पढ़ के जाना है। अगर बात करूँ डिसलेक्सिया की, तो ये आपका रीडिंग से रिलेटेड होता है। ठीक है, आपने ये सभी जो है डिसऑर्डर जो है पढ़ के जाने हैं ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। ठीक है, 10th क्वेश्चन की अगर बात करूँ तो विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज नॉट सीम्स टू बी अप्रोप्रिएट फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। इनमें से जो है कौन सा टूल जो है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए सही नहीं है ना। नोट वाले क्वेश्चंस आपको अच्छे से देखने हैं, आपके क्वेश्चंस को भी आराम से अच्छे से क्या करना है, रीड करना है। तो अगर बात करूँ क्विज की, अगर बात करूँ ग्रुप डिस्कशन की, और अगर बात करूँ कन्वर्जेशन की, तो सारे ही फॉर्मेटिव असेसमेंट के टूल होते हैं। लेकिन अगर क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका इससे रिलेटेड नहीं होता है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो क्या हो जाता है, सही हो जाता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट वो असेसमेंट होता है जो आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान होता है, एंड में नहीं होता। एंड में आपका समेटिव असेसमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। ड्यू टू विच डेवलपमेंट एट द एज ऑफ 4 to 5 years मेल चाइल्ड शोज अफेक्शनेट बिहेवियर टुवर्ड्स हिज मदर एंड ऑपोजिट टू हिज फादर। अब ये जो क्वेश्चन लिया गया है ना, ये फ्रूड की कुछ स्टेजेस फ्रूड ने दी थी साइकोसेक्सुअल की, है ना, साइकोसेक्सुअल की कुछ सेक्सुअल डेवलपमेंट की कुछ 5 स्टेजेस जो है फ्रूड ने दी थी, उनमें से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो इसमें जो है उन्होंने बात करी थी किसके बारे में, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करी थी, और एक उन्होंने बात करी थी ओइडिपस कॉम्प्लेक्स के बारे में। अब इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में क्या था, जो फीमेल चाइल्ड होती है ना, जो गर्ल चाइल्ड होती है, उसका जो है अपने फादर की तरफ जो अट्रैक्शन होता है, और जो मदर है उनसे थोड़ा ऑपोजिट होता है। ओइडिपस में अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो मेल चाइल्ड होता है ना, उसका अपनी मदर की तरफ अट्रैक्शन होता है, और जो उसका फादर होता है उसके तरफ थोड़ा ऑपोजिट होता है। अगर क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है 4 to 5 years मेल चाइल्ड बोला गया है ना, और अफेक्शनेट किसकी तरफ, अपनी मदर की तरफ। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा ओइडिपस कॉम्प्लेक्स। इसका आंसर आएगा ओइडिपस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसमें जो मेल चाइल्ड होता है वो अपनी मदर की तरफ थोड़ा अफेक्शनेट फील करते हैं और फादर की तरफ थोड़ा ऑपोजिट फील करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। फ्रूड की ये जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट स्टेज है ये आपने अच्छे से पढ़ के जानी, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। 12th क्वेश्चन है, व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ द सेम सब्जेक्ट इज स्टडीड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द स्टडी इज कॉल्ड। जब किसी एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समय की अवधि तक किया जाता है तो इस अध्ययन को क्या बोलते हैं। इस अध्ययन को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। ये सारी जो स्टडी है वो किसके बारे में है, वो है आपकी डिस्क्रिप्टिव स्टडी के बारे में है। ये आपने पढ़ना है, डिस्क्रिप्टिव सर्वे के बारे में है। तो इसमें जो आपका आंसर बन जाता है वो क्या बन जाता है, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी इसका आंसर हो जाता है, यानी कि अनुदैर्घ्य अध्ययन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट द एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। सृजनात्मकता का कौन सा तत्व नहीं है। तो देखो सृजनात्मकता होता है नए नए हम किसी भी प्रॉब्लम को एक नई तरीके से अगर सोल्व करना, हमारे दिमाग में अच्छे अच्छे आइडियाज़ का आना, है ना, वो क्रिएटिविटी कहलाता है।
तो ये देखो, ये जो फोर्थ है ना बिल्कुल ही गलत है आपका। स्मृतिकरण यानी कि मेमोराइजिंग हम क्रिएटिविटी में बिल्कुल भी नहीं करते। हम फ्लुएंसी हो सकती है, फ्लेक्सिबिलिटी और ओरिजिनलिटी तो होती ही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, 13th का 4। नोट दिया है ना, तो हमें क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। 14th क्वेश्चन देखेंगे, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट द टाइप ऑफ इमिटेटिव बिहेवियर गिवन बाय मिलर एंड डोलर्ड। ठीक है, अब मिलर एंड डोलर्ड कौन थे, इन्होंने क्या थी, इमिटेशन की थ्योरी दी थी मिलर एंड डोलर्ड ने। ठीक है, ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। तो इन्होंने जो है नोट दिया है, देखो विच इज़ नॉट द टाइप ऑफ इमिटेटिव बिहेवियर। तो इसमें जो सही आंसर है आपका क्या हो जाता है, ये कोरिलेटिव बिहेवियर जो है इन्होंने नहीं दिया है। इन्होंने सेम भी दिया है, कोपिंग बिहेवियर के बारे में बात करी है और मैच डिपेंडेंट बिहेवियर के बारे में भी बात करी है। तो कोरिलेटिव बिहेवियर इसका क्या हो जाता है, सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा का मतलब होता है जब हम किसी काम को अगर करते हैं तो हमें अंदर से प्रेरणा हो किसी को काम करने की। तो एंजाइटी इसका सही, एंजाइटी इसके अंडर आता है, नीड ऑफ अचीवमेंट भी आता है और लेवल ऑफ एस्पायरेशन भी आता है। प्रेज अगर कोई भी करता है तो वो बाहरी इंसान करता है ना प्रेज। जैसे मान लो किसी बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया है तो टीचर क्या करेगा, उसको प्रेज करेगा। तो ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का काम है ना, इंट्रिंसिक मोटिवेशन का नहीं है। तो यहाँ पे इन्होंने नोट पूछा है कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन का जो एग्जाम्पल है नहीं है। तो आपका जो 15th है उसका 1 जो है करेक्ट आंसर है प्रशंसा। ठीक है, ये आपका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का एग्जाम्पल है, ना ही इंट्रिंसिक का। ठीक है, तो आज ये कुछ 15 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट 15 क्वेश्चन कवर कर दूंगी। आई होप कि आपको यहाँ से समझ में आया होगा कि कैसे क्वेश्चन होते हैं। पीआरटी में तो देखो बहुत ही इजी लेवल होता है, ये इतना हाई लेवल नहीं है। जबकि जो पीजीटी वाले हैं और जो टीजीटी वाले हैं वहाँ क्या होंगे, अच्छे लेवल आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट टाइम आपको मिलती हूँ एक नई वीडियो के। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।